दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। आरओ के रिवीजन क्लास के अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे गवर्नर जनरल्स के बारे में, वायसराय के बारे में और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये जान लीजिए। देखिए, जब भी आरओ का आप पेपर उठाएंगे, चाहे वो पेपर 2023 में हुआ हो, 2016 का पेपर हो, इन सारे पेपर्स में एक टेंडेंसी आप देखेंगे कि क्रोनोलॉजी पे बहुत फोकस किया जाता है। क्रोनोलॉजी इसका मतलब होता है कि कालक्रम कालक्रम कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कोई ऐसा आधार विकसित हो जिस आधार के बेस के रूप में आप इस क्रोनोलॉजी को विकसित कर पाओ। और गवर्नर जनरल्स की जब हम बात करते हैं, चूंकि ब्रिटिश शासन भारत में संचालित हो रहा था, तो उसका जो सर्वा था वो यही था, गवर्नर जनरल था। शुरू में बंगाल का गवर्नर जनरल था, बाद में वायसराय हुआ। ये ब्रिटिश साम्राज्य और भारत की जनता के बीच की एक कड़ी था, इसलिए शासन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था। इसीलिए इसको बेस बनाकर क्रोनोलॉजी डिस्कस की जाती है। तो आज की वीडियो में हम सारे गवर्नर जनरल्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उनके समयकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए, क्या क्या महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हुई जिसने भारत के आधुनिक इतिहास को प्रभावित किया। आयोग हमेशा इस बात को ध्यान देता है, प्रश्न वही पूछता है जिसने भारत के आधुनिक इतिहास को प्रभावित किया हो या प्रभावित करने की टेंडेंसी रखता हो। महत्वपूर्ण घटनाओं को पूछता है और इन महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रोनोलॉजी के आधार पर आपको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस गवर्नर जनरल के शासन काल में क्या चीज हुई। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और ये पीडीएफ, पिछली पीडीएफ हम लोग नहीं दे पाए थे, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। घटना चक्र का जो टेलीग्राम है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। घटना चक्र ऑफिशियल नाम से है, वहां पे आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब हम शुरू करेंगे, देर नहीं करेंगे। भारत के गवर्नर जनरल, जनरल वायसराय और उनके महत्वपूर्ण कार्य। इधर इनका कार्यकाल लिखा है, इधर नाम लिखा है और इधर लिखा है इलाहाबाद, मतलब जो जो घटनाएं इनके समक्ष हुई, इनके कार्यकाल में हुई, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जब अंग्रेजी शासन शुरू हुआ, देखिए आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में और फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, इन दोनों युद्धों के बाद जो अंग्रेज ये मान के चल रहे थे कि केवल वो भारत में व्यापार करने आए हैं, वो ट्रेड करने आए हैं, तब उनके दिमाग में आया कि ये युद्ध जब उन्होंने जीत लिया, तब उनके दिमाग में आया कि नहीं, हम केवल यहां ट्रेड नहीं करते बल्कि राजनीतिक तरह से इस देश पर काबिज हो सकते हैं। राजनीतिक तरह से इस देश पर काबिज होने का मतलब हमारा प्रत्यक्ष शासन। पहले केवल इनका उद्देश्य ट्रेड था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसका उद्देश्य केवल और केवल भारत से ट्रेड करके लाभ कमाना था, यहां मसालों को खरीद कर कहीं और बेचना था। लेकिन जब उसको ये लग गया कि यहाँ के जो शासक हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग इनकी शक्तियां बटी हुई हैं, तब उनको लगा कि आराम से भारत को उपनिवेश बनाया जा सकता है, भारत को कॉलोनी बनाई जा सकती है। और इन दोनों युद्धों ने इस बात को इंगित कर दिया कि जी हाँ, भारत को कॉलोनी बनाया जा सकता है। और यह युद्ध भारत के आधुनिक इतिहास के, समझ लीजिए, डिविडेंड लाइन्स हैं। इधर भारत का आधुनिक इतिहास और इधर भारत का आधुनिक इतिहास, और इधर भारत के स्थानीय जो प्रशासक थे, वो राजा थे, वो शासन करते थे, और इधर एक नया देश तो नहीं कहेंगे, एक देश जो भारत पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। इसकी कहानी अलग है कि कैसे आधिपत्य जमाता है, क्या प्रोसेस होता है। लेकिन जब 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, तब अंग्रेजों को साफ तौर पर यह लग जाता है कि नाउ वी आर एबल टू मेक इंडिया एज अ कॉलोनी। इंडिया को कॉलोनी बनाया जा सकता है, यह एहसास अंग्रेजों को हो गया। और इस कड़ी में क्लाइव जो गवर्नर था, उसका जो कार्यकाल था, बंगाल का जो गवर्नर था, उसका कार्यकाल जो था वो था 1758 से 1760, इसका पहला कार्यकाल है। और फिर बाद में 5 साल बाद ये फिर नियुक्त होता है, 2 साल की, 1765 से 1767 में। अब इसके शासनकाल में वही घटनाएं घटित होंगी। अगर आपको ये याद हो जाए और इतिहास की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सी घटना कब हुई, तब आप रिलेट कर लोगे कि किस
गवर्नर जनरल के शासनकाल में क्या घटना घटित हुई। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में, ये लड़ाई के बाद जो संधि हुई है ये क्लाइव के शासनकाल में हुई है। फिर अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ ये संधि हुई है। इसके अलावा बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई है। अब देखिए बीपीएससी 2020 में ये प्रश्न भी पूछा है कि बंगाल में द्वैत शासन की जो शुरुआत हुई वो किसके गवर्नर जनरलशिप में हुई थी, ये चीज याद रखिएगा। इसी में श्वेत विद्रोह भी हुआ और इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आप पढ़ेंगे उसमें भी ब्रिटिश नियंत्रण की बात की जाती है। और ब्रिटिश नियंत्रण की बात इसलिए की जाती है कि लगातार यहाँ के लोग शिकायत करते थे कि जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो कर्मचारी हैं, उसके अधिकारी बहुत ब्रेवरी ले रहे हैं, बहुत घूस खा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो इसके पहले ही इसके शासनकाल में घटना कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध की बात की गई थी और इसी समय सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना भी की गई थी। तो ये इसके शासनकाल में हुई घटनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कौन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स आते हैं और फिर गवर्नर का कार्यकाल खत्म हो जाता है। वारेन हेस्टिंग्स साहब ये 1772 से 1774 तक इनका कार्यकाल होता है और फिर बाद में इस पद को बदल दिया जाता है और फिर बाद में हो जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। आप 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ोगे, रेगुलेटिंग एक्ट, इस चीज को इसमें डिफाइन किया गया है कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो होगा वो मद्रास और बंबई पर उसका आधिपत्य होगा, यानी बंबई और मद्रास उसके अंडर में आएंगे, वो शासन करेगा। और बाद में इसका नाम कर दिया गया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। दूसरा जो इसका कार्यकाल है वो 1774 से 85 तक है, कंटिन्यूअस कार्यकाल है, लेकिन इसका नाम बदल गया। और फिर 1780 से 1784 तक इसका कार्यकाल। फिर बंगाल में द्वैत शासन 1772 में इसके काल में होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच होता है इसके शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बात की। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके गवर्नरशिप में हुई, तो आपको याद रखना पड़ेगा किसके, आप इस चीज को याद रख लीजिए कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में यह चीज हुई थी। फिर नंद कुमार ब्राह्मण को गलत आरोप में फांसी कब हुई, 1775 में है वो, इसके शासनकाल में। बहुत बच्चों की शिकायत थी कि पीपीटी दिखती नहीं, तो मैं बगल हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर भारत में पंचवर्षीय फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था इसी के शासनकाल में हुई। बनारस की संधि कब हुई, 1773 में, इन्हीं के शासनकाल में हुई। फिर कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना हुई, इन्हीं के शासनकाल में हुई। इतनी सारी घटनाएं वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, इनका शासनकाल है 1786 से 1793 तक, यानी 7 साल का कार्यकाल इनका था। इनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई देख लीजिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 2 साल चला। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई, इन्हीं के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुई 1793। आप बताइए कि अस्थायी भूमि बंदोबस्त क्या होता है। हम चूंकि बहुत तेज चलेंगे तो बहुत सारी चीजें डिफाइन नहीं करेंगे, एक क्विक रिवीजन सीरीज है, वी डोंट हैव स्कोप टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर, सो आई विल आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड यू हैव टू आंसर द कीवर्ड इन द कमेंट बॉक्स। इसके लिए आप तैयार रहिए, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। फिर भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज का जनक अगर कोई है तो वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। फिर न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का अगर जन्म किसी ने किया है तो वो कॉर्नवालिस को इसका क्रेडिट जाता है। कॉर्नवालिस संहिता 1793 इन्हीं के शासनकाल में हुई है। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई है। फिर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी समाधि है कॉर्नवालिस की। ये सारी चीजें आप याद रख लीजिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से, आरओ के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं सर जॉन शोर। सर जॉन शोर का जो काल था वो 1793 से 1798 के बीच हुआ। और इनके शासनकाल में क्या क्या चीजें हुई हैं सर जॉन शोर के, निजाम तथा मराठों के बीच खरदा, 1793 का चार्टर एक्ट, देसी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति, सहायक संधि प्रणाली लागू करने की बात। और फिर लॉर्ड वेलेस्ली साहब आ जाते हैं 1798 से 1805 के बीच। अब इसमें क्या होगा,
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, कब हुई थी आप बताओगे? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुई, लेकिन कब हुई आप कमेंट में बताइए। फिर 1802 में बाजीराव के साथ बसीन की संधि इन्हीं के शासनकाल में होती है। उसके बाद फिर लॉर्ड बेलेजली साहब आते हैं, लॉर्ड बेलेजली आते हैं। इनका शासनकाल जो है 1798 से 1805 है, उसके बारे में चर्चा मैं कर ही रहा था। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं? इसमें हुई है सहायक संधि में शामिल प्रमुख रियासतें, इन्हीं के समय सहायक संधि की गई थी और इसमें क्या क्या रियासतें शामिल थी, कब कब शामिल थी, इससे भी प्रश्न आ जाता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। हैदराबाद शामिल हुआ कब? 1798 में। मैसूर शामिल हुआ कब? 1799 में। तंजौर शामिल हुआ 1799 में। अवध शामिल हुआ 1801 में। मराठा शामिल हुआ 1802 में। भोसले शामिल हुआ 1803 में। यही क्रोनोलॉजी पूछ सकता है आपसे। आपको 4 विकल्प दे देगा, मैसूर दे देगा, अवध दे देगा, मराठा दे देगा, भोसले दे देगा, वो बताएगा कि आप क्रम से लगाइए कि कौन पहले शामिल हुआ था। इस तरह से प्रश्न आते हैं। ये कब हुआ था? लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं दोबारा, और इनका शासनकाल होता है 30 जुलाई 1805 से 1810 तक, अक्टूबर 1810 तक। क्या क्या होता है? राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया। प्रशासनिक संहिता को डिजाइन करने का क्रेडिट किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, अगर अंग्रेजी मीडियम में आप देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड इसे कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोड वाज डिजाइन्ड बाय, तो आप कहोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये याद रखिएगा। फिर सर जॉन बार्लो का शासनकाल शुरू होता है। ये 1805 से 1807 के बीच होता है। 1805 से 1807 के बीच होता है। और यहां पर एक बड़ा विद्रोह देखने को मिलता है वेल्लोर में, सिपाही विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में है। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं, इनका शासनकाल है 1807 से 1813 तक। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि होती है, कब? 1809 में। किसके शासनकाल में होती है? लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। देखिए चीजों को बहुत इस तरह से याद कर लीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार इस फैक्ट को देखिए, पीडीएफ पढ़िए। कभी भी पढ़ते वक्त ये दिमाग में मत रखिए कि मैं कुछ याद करने जा रहा हूं। जितनी बार आप फैक्ट्स रिवाइज करोगे उतनी बार फैक्ट्स आपके दिमाग में लगातार बैठता जाएगा। सेरेब्रम का खेल यही होता है, दिमाग का खेल यही होता है कि अगर दिमाग को आप ये समझाने बैठेंगे कि हम ये चीज याद करने जा रहे हैं, तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे। इसका सीधा सीधा तरीका है कि आपके दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कि आप कोई चीज मेमोराइज करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में बस ये आना चाहिए कि हम एक बार पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तब होगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकाल यहां से होता है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका शासनकाल 1813 से 1823 के बीच है, 1823 के बीच है। और उसके बाद जॉन एडम्स कार्यकारी बनते हैं, ये जनवरी से अगस्त 1823 के बीच में इनका रहता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय क्या क्या होता है? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, ये कब हुआ याद कर लीजिए, 1814 से 1816 के बीच। किसके शासनकाल में? हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 18 के बीच हुआ। पिंडारियों का दमन 17 से 18 के बीच हुआ। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू 1822 में, इन्हीं के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति पहल शुरू की गई। फिर आते हैं लॉर्ड हर्ट्स, ये 1823 से 28 के बीच रहे। इनके समय क्या हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 के बीच। अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यानदबू की संधि हुई है। फिर बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह 1824 में हुआ, किसके शासनकाल में? लॉर्ड एम हस्ट के शासनकाल में। अब फिर भारत के गवर्नर जनरल, यहां से पदनाम बदल जाता है, यहां से पदनाम बदल जाता है। अब जो है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका नाम उनको कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। उनको क्या कर दिया गया? उनको कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, इनका पदनाम बदल गया। तो कई बार ये कंफ्यूजिंग प्रश्न आयोग पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखेंगे। ये कब थे? 1834 से 1835 तक थे। अब इनके शासनकाल में क्या क्या चीज हुई? सती प्रथा 1829 में ये चीज हुई।
और उसके बाद ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 में हुई। लॉर्ड एम्स्टर्ड के बाद ये इनका शासनकाल बेंटिंग का ही शुरू हो जाता है और ये 28 से 34 तक इनका रहता है। लेकिन तब जो है शासनकाल 33 तक मान लीजिए, तब इनका जो शासनकाल था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में था, लेकिन पदनाम बदल गया, तो इसीलिए भारत के पहले गवर्नर जनरल ये कहे जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर इनका पद बदल गया और क्या हो गया 1834 से भारत का गवर्नर जनरल। इस बात में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर शिशु बालिका वध समाप्ति हुआ। देखिए ये सारी चीजें बहुत प्रोग्रेसिव थी, प्रोग्रेसिव रीजन था। देखिए समय काल बहुत बड़ी चीज होती है। ये ऐसा दौर था जब आप जाएंगे किस दौर में, जब आप जाएंगे 19वीं सदी में। 19वीं सदी में आप जाओगे, देखो इतिहास को थोड़ा सा अगर आप थोड़ा टाइम दो समझो। 19वीं सदी में जब आप जाएंगे तो ये एक ऐसा शासनकाल था जब वेस्टर्न एजुकेशन तेजी से आगे बढ़ रही थी। यूरोप में एक तरफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, औद्योगिक क्रांति। और जब किसी दुनिया में कोई क्रांति होती है तो क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, क्रांति के बाद क्या होता है, व्यवस्था परिवर्तित होती है। जो पहले की व्यवस्था होती है उसमें आमूल चूल परिवर्तन होता है। क्रांति की परिभाषा समझ लीजिए आप, क्रांति विद्रोह में यही अंतर होता है। कोई भी क्रांति हो, पहले की व्यवस्था को बदलकर दूसरी नई व्यवस्था बनती है, उसको क्रांति कहा जाता है। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई तो उसमें क्या क्या चीजें हुई, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगी तो छापे खाने का आविष्कार होगा, प्रिंटर्स बनेंगे, प्रिंटर नहीं कह सकते उस तरह से जो आधुनिक प्रिंटर है। और छापे खाने के आविष्कार के साथ साथ पुस्तकों का खूब तेजी से प्रसार होगा। और पुस्तकों के प्रसार के साथ साथ दुनिया भर में अलग अलग जगह डेमोक्रेटिक शक्तियों का प्रसार होगा, डेमोक्रेटिक शक्तियों का प्रसार होगा। डेमोक्रेटिक शक्तियों का मतलब यह है कि अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन हुई, अमेरिका में जो अमेरिका के 1776 के बाद जो क्रांति हुई, बोस्टन टी पार्टी घटना हुई, उसके बाद अमेरिका में जो लोकतंत्र की एक बात सुनने को मिलती है, लोकतंत्र, इसको अगर बेसिक से और समझेंगे कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई इसके पहले राजाओं का शासन था, राजाओं का शासनकाल था, उसमें जो है इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया। इस व्यवस्था को बदलकर फिर राजाओं के शासनकाल से लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ने का प्रयास शुरू हुआ। लोकतंत्र का प्रयास जब पूरी दुनिया में होगा, जब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात आएगी, तो भारत का जो बुद्धिजीवी तबका होगा, भारत का जो बुद्धिजीवी तबका होगा, उसको भी ये लगेगा कि भारत में भी अब डेमोक्रेटिक फोर्सेज और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार होना चाहिए। और ये इन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार के लिए भारत में जो लोग थे, अग्रणी थे, पढ़े लिखे थे, वकीलों का तबका था, पत्रकारों का तबका था, वो लगातार आवाज उठा रहा था। जैसे राजा राम मोहन राय लगातार भारत में व्याप्त कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग, समाज सुधारक जो लोग थे, बहुत सारे लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा और भारत की शिक्षा के बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। विवेकानंद भी इसमें एक बहुत प्रमुख नाम है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो भारत में कुरीतियां थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जैसे जैसे दुनिया में परिवर्तन होते हैं, इतिहास एक समझ लीजिए आप, इतिहास की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी परिवर्तन दुनिया में, अगर परिवर्तन दुनिया के स्तर पे होगा, अगर परिवर्तन दुनिया के स्तर पे होगा, तो ये परिवर्तन हर देश में होगा। आज तो बहुत तेजी से हो जाता है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन हर देश में परिवर्तन होगा। और जिस तरह से लोकतांत्रिक सरकारों का गठन पूरी दुनिया में शुरू हुआ, राजाओं के खिलाफ जनता आने लगी कि भाई अब राजशाही नहीं चलेगी, अब हमको राजशाही में नहीं रहना है। अब किसके पास पावर जाएगी, अब पावर जाएगी जनता के पास। और जनता के पास जब पावर जाएगी, जो रूढ़ियां होंगी समाज में, जो रूढ़ियां होंगी, जैसे सती प्रथा एक रूढ़ी थी, तो रूढ़िवादी व्यवस्था की समाप्ति होगी। और रूढ़िवादी व्यवस्था जैसे सती प्रथा की समाप्ति की बात की गई, तो उसमें जो है राजा राम मोहन राय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसलिए क्योंकि इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षित होकर पाश्चात्य मूल्यों को लिया और लोकतांत्रिक तरीके से देश में ऐसे मूल्यों की स्थापना करने की कोशिश की जो लोकतांत्रिक मूल्यों से, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक जीवन से मेल खाते थे। और इसमें लोकतांत्रिक मेल का आप सोचो, खुद आप सोचो कि सती प्रथा का मतलब अगर पति मर जाए तो किसी जिंदा इंसान को आग में लगा बैठा दे, मतलब कितनी तकलीफदेह व्यवस्था है। इस व्यवस्था की समाप्ति के लिए
भारत के जो लोग थे उन्होंने भी प्रयास किए, जिसमें राजा राम मोहन राय का प्रयास बहुत अतुलनीय है। फिर ठगी प्रथा की समाप्ति भी होती है। शिशु बालिका वध, आप सोच लीजिए कि मतलब बच्ची पैदा हो उसको वध कर दिया जाए, कितनी तकलीफदेह बात है। ये सारी चीजें मैंने जो बताया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो वैज्ञानिक चेतना प्रसार हुआ, लोकतांत्रिक प्रणाली पूरी दुनिया में विकसित होने लगी, उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आया और इन्हीं के शासनकाल में आया, विलियम बेंटिक के शासनकाल में, क्योंकि 1828 से 33 तक ये क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो इनका ही शासनकाल था ये। फिर कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 में। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यही बने, क्योंकि 1834 से इनका काल शुरू हुआ। फिर अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी 1835 में। ये इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी, कब बनी, 1835 में। इस बात को आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक की चर्चा हो रही थी। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी इसी समय। आंग्ल फ्रांच शिक्षा विवाद शुरू हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि प्राचीन तरीके से एजुकेशन सिस्टम हो, और विलियम बेंटिक के शासनकाल में ये बात आई कि नहीं, अब आधुनिक तरीके से होगी। आधुनिक तरीके से मतलब अंग्रेजी को प्रसारित करने की बात हुई। उसमें अलग अलग थियरीज हैं कि अंग्रेजी को प्रसारित करके मिशनरियों को आगे बढ़ाया जाएगा, ईसाइयत का प्रचार होगा, अलग अलग तर्क हैं, लेकिन हम फैक्ट्स पे देखेंगे। फिर डिविजनल कमिश्नर मंडलायुक्त की नियुक्ति इनके शासनकाल में होती है। फिर आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ, ये 1835-36 तक रहे और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध इन्होंने हटा दिया। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। समाचार पत्रों का मतलब ये मीडिया की स्वतंत्रता के बहुत हिमायती थे चार्ल्स मेटकॉफ। मतलब आप समझ लीजिए राक्षसों के बीच अच्छे थे, मतलब ये कह सकते हैं आप, क्योंकि ये मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते थे। राक्षसों में अंग्रेजों को कह रहा हूं। थरूर से एक बार पूछा गया ना, शशि थरूर से, कि भारत में इतने लंबे समय तक दास्ता रही, गुलामी रही, तो इसके लिए इंडियन रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिशर्स? ब्रिटेन का पत्रकार ब्रिटेन में शशि थरूर से पूछता है, थरूर कहते हैं कि ब्रिटिशर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया। ये उनकी बात से मैं सहमत भी हूं। फिर भाई आप किसी देश में जाओगे, अपना शासन जमा लोगे, वहां पे अपने हिसाब से नियम कानून बनाओगे, वहां के लोगों का शोषण करोगे, तो गलती वहां की आपकी है ना। आपके अंदर इतने डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है कि आप यू आर गोइंग टू डिक्टेट अ नेशन, अ ग्रेट नेशन लाइक इंडिया। दैट इज हिलेरियस, दैट इज रिडिकुलस। फिर लॉर्ड ऑकलैंड की बात होती है। ये 1836 से 42 तक थे। ये 1836 से 42 तक थे। फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? 1839 से 42 के बीच हुआ। फिर कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि होती है। फिर कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत होती है लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एलनबरो, ये 1842 से 44 के बीच में होते हैं। इनके शासनकाल में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय हो जाता है। दास प्रथा की समाप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई? 1843 में। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। याद कर लीजिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी समय समाप्त हुआ। फिर लॉर्ड हार्डिंग आते हैं 44 से 48 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है इनके शासनकाल में। लाहौर पर अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा हो जाता है। फिर डलहौजी आता है, जो सबसे क्रूर और सबसे तानाशाह टाइप का गवर्नर था, वो आता है। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसी समय होता है। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है 1849 में। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी 1852-53 के बीच होता है। और फिर यही व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत करता है कि राजा का अगर असली पुत्र नहीं है तो फिर वो राजा नहीं बन सकता है। ये एक बहुत खतरनाक एक थियरी देता है। उसका रीजन ये कॉलोनियल माइंडसेट था कि कैसे भी करके जो देसी रियासतें उन पर कब्जा किया जाए, और झांसी की रानी की कहानी आप जानते हैं। ये व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रारंभ इसने ये करता है। कर्नाटक के नवाब और तंजार के राजा की उपाधि समाप्त करता है। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय कर लेता है। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण करता है 53 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए, बीपीएससी 2008 में पूछा भी गया है। सर चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच 1850 में इसी समय आता है। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 50 में होती है। फिर डाक टिकटों का प्रचलन होता है और संथाल विद्रोह भी होता है इसी के शासनकाल में। 1850 के बाद जो संथाल विद्रोह होता है इसी के शासनकाल में होता है। और इसी समय कुशासन के आरोप में अवध का विलय कर लेता है 1856 में। अन्य व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय किए गए राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लो। कौन सा राज्य कब का कब विलय हुआ,
ये परीक्षाओं में पूछता है, इसको आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से बार बार पढ़ के इसको याद कर लीजिए। सतारा का कब होता है? 1848 में। जैतपुर संभलपुर का होता है 1849 में। बघाट का होता है 50 में। उदयपुर का 52 में। झांसी का 54 में। नागपुर का 54 में। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसने की थी। झांसी के मामले में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सी किताबों में आपको 1853 मिलेगा, लेकिन बहुत रिसर्च और बहुत गहन चिंतन के बाद घटना चक्र की जो रिसर्च टीम है वो इस बात पे पहुंची है कि गजेटियर में, भारत सरकार का जो ऑफिशियल गजेटियर होता है उसमें 53 नहीं 54 की तिथि है, इसलिए हमने उसको 54 माना है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल शुरू होता है 56 से 58 के बीच। ये 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय होता है। 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम होता है, ये भी एक प्रोग्रेसिव कदम था। 58 का एक्ट आता है जिसको गुड गवर्नमेंट एक्ट भी कहते हैं। बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। 61 का भारतीय परिषद अधिनियम इन्हीं के काल में आता है। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और भारतीय दंड संहिता, जिसको अब बदल दिया गया, 1860 में लॉर्ड कैनिंग के काल में ही आती है। लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे 1856 से 58 के बीच में। फिर सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 आती है। फिर भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। फिर लॉर्ड एल्गिन आते हैं 1862 से 63 के बीच में, वहाबी आंदोलन का दमन होता है यहाँ पे। रॉबर्ट नेपियर आते हैं 21 नवंबर 1863 से 2 दिसंबर 1863 में, ये कार्यवाहक वायसराय थे। फिर विलियम डेनिसन आते हैं, इनका काल 2 दिसंबर 1863 से 12 जनवरी 1864, ये भी कार्यवाहक ही थे। फिर सर जॉन लॉरेंस आते हैं 64 से 69 के बीच इनका काल होता है। इसी समय अफगानिस्तान के संदर्भ में प्रसिद्ध अहस्तक्षेप नीति की बात होती है। 66 में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ जाता है। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। यूरोप के साथ प्रथम समुद्र संचार व्यवस्था स्थापित होती है। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो, कब से कब तक? 69 से 72 तक आते हैं। इनके काल में जनगणना की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण होता है इनके काल में। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं ये। कार्यकाल के दौरान ही एक अफगानी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या इनकी कर दी जाती है। पहली बार 1872 में भारत में जनगणना होती है। फिर लॉर्ड नॉर्थबुक आते हैं 1872 में, 1876 तक भारत के वायसराय की चर्चा हम कर रहे हैं। पंजाब में कूका विद्रोह होता है 1872 में। फिर बंगाल में अकाल होता है 1873 में। फिर लॉर्ड लिटन आते हैं 1876 से 1880 के बीच। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हंगर कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाल आयोग याद रख लीजिएगा किसके काल में आता है, तो लॉर्ड लिटन के, और रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष हैं। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है 1877 में। वर्नाक्युलर एक्ट पारित होता है जिसमें बहुत प्रेस पर बहुत प्रतिबंध की बात होती है। लॉर्ड रिपन उसको जाके हटाते हैं, तो लॉर्ड लिटन के साल काल में ये होता है। आर्म्स एक्ट 1878 भी पारित होता है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लें। अब फिर लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक थे। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 से 19 वर्ष कर दी गई। इसका रीजन ये था कि वो चाहते थे कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व इसमें ना हो, भारतीय धीरे धीरे इस सेवा में ना आ पाए, इसीलिए 21 से 19 कर दी गई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच इन्हीं में होता है। फिर लॉर्ड रिपन आते हैं 1880 से 84 के बीच ये रहते हैं। ये प्रथम फैक्ट्री एक्ट इन्हीं के काल में होता है। हंटर आयोग प्रथम शिक्षा हेतु की नियुक्ति 1882 में होती है। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में इसी समय होता है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है 1882 में। 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली की शुरुआत भी इसी समय होती है। फिर भारत के वायसराय में लॉर्ड रिपन आते हैं। लॉर्ड रिपन, अभी उनकी चर्चा ही कर रहे थे, आते क्या हैं? 1881 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कश्मीर को छोड़कर होती है। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जनगणना की बात यहाँ पे की जाती है। फिर लॉर्ड डफरिन आते हैं, जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इलाहाबाद में एक हॉस्पिटल भी है डफरिन के नाम से। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में होता है। बंगाल कृषक अधिनियम 1885, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? 84 से 88 के बीच। फिर लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं 1888 से 1894 के बीच। यहाँ मणिपुर विद्रोह होता है 1891 में। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड का निर्धारण होता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित की जाता है। फिर तिलक द्वारा गणपति त्योहार की घोषणा इसी समय की जाती है 1893 में। दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 इसी समय पारित होता है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया और दूसरा फैक्ट्री कब आया? पहला आया कब? 1881 में। प्रश्न कहीं पूछा हुआ है, मुझे याद है, एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा है। और दूसरा फैक्ट्री एक्ट 10 साल के अंतराल पर 1891 में आता है। फिर लॉर्ड एल्गिन साहब आते हैं 94 से 99 के बीच। मध्य प्रांत एवं बरार, बॉम्बे तथा पंजाब भयानक अकाल इस समय होता है। लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया जाता है। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा की जाती है 1895 में। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में कर दी जाती है। फिर विवादित लोगों में आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 99 से 1905 के बीच थे। मुंडा विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। वर्ष 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख नियुक्ति होती है। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन होता है। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ल्हासा तिब्बत जाता है इसी समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905 और सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन इन्हीं के समय होता है। लॉर्ड सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में होती है। सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया जाता है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की बात होती है। बंगाल विभाजन 1905 भी इन्हीं के शासनकाल में होता है। सिंचाई आयोग कॉलिसन स्कॉट मॉनक्लिफ अध्यक्ष का गठन 1901 में होता है। इसके अध्यक्ष मॉनक्लिफ जी थे। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में होता है। फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं 1905 से 1910 के बीच। यहाँ क्या होता है? मुस्लिम लीग का गठन ढाका 1906, ये आपको याद होगा। आंग्ल रूसी मित्रता 1907। खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है इन्हीं के शासनकाल में। तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 में। भारतीय प्रेस अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार 1909। मिंटो ये थे, मार्ले कौन थे? भारत सचिव थे, आप याद रख लीजिएगा। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए, भारतीय थे। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है इन्हीं के शासनकाल में। कब? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में होता है। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, 10 से 16 तक इनका कार्यकाल होता है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन होता है 12 दिसंबर 1911 में। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की जाती है कि बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है 1911 में। दिल्ली राजधानी बनी 1912, घोषणा की जाती है 11 में, बनती 12 में। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंकने के कारण बाल मुकुंद को फांसी की सजा दिसंबर 1912 में दी जाती है। अब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत इसी समय होती है, जुलाई 1914 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। पिछले लेक्चर मैंने गांधी पर लिया था तो आपने देखा होगा। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत 1915 में हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुलाधिपति नियुक्त होते हैं 1916 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है। फिर आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 16 में। तिलक अप्रैल में, बेसेंट सितंबर में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 होता है। रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 आता है, जिसके खिलाफ कैसर हिंद की उपाधि गांधी वापस कर देते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में होता है इन्हीं के काल में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, कब होती है आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में की जाती है। बाद में 22 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी इसको वापस ले लेते हैं। सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने, ये एक घटना होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 आता है। फिर तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के काल में होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26 के बीच इनका काल होता है। 1921 से 26 के बीच। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में होता है। मोपला विद्रोह मालाबार तट पे केरल में ये होता है। चौरी चौरा कांड मैंने आपको बताया 4 फरवरी 1922, कई जगह 5 फरवरी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग ने रिसर्च से, एविडेंस के माध्यम से 4 फरवरी ये डेट निर्धारित की है। ये डेट डिसाइड नहीं, मतलब ये डेट हमको एग्जैक्ट लगी है, हमने सोर्सेज के आधार पर इसी को माना है। यूपी लोअर में 2002 में प्रश्न भी आया है।
असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है 12 फरवरी को। मैंने कहा कि इसी घटना के बाद, चौरी चौरा घटना के 8 दिन बाद ये खत्म हो जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती घटना 9 अगस्त 1925 को होती है। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल, अखिल भारतीय ऑल इंडिया कम्युनिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनता है 1924 में। फिर लॉर्ड इरविन आते हैं 26 से 31 के बीच। साइमन कमीशन की नियुक्ति इसी समय होती है 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विद्रोह होता है 28 में। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली पर बम फेंक दिया जाता है अप्रैल 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 में। ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 30। गांधी इरविन समझौता मार्च 31। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही चला था। ये होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं 31 से 36 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया 7 सितंबर से दिसंबर 31। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा अगस्त 1932। महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता इन्हीं के काल में हुआ था 24 सितंबर 1932। गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लॉर्ड वेलिंगटन के ही काल में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस कब लिया जाता है? अप्रैल 1934 में। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं काल में होता है। फिर लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 43 के बीच में है। पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 प्रांत असम, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, में नई सरकारों की स्थापना 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलता है। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने जाते हैं 38 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। वायसरॉय द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया जाता है 8 अगस्त 1940 को। फिर लॉर्ड लिनलिथगो है 36 से 43। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे बता दीजिए आप कमेंट में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन होता है, विभाजन करो और जाओ का नारा देते हैं, मुस्लिम लीग देती है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की जाती है। फिर बेबेल आते हैं 43 से 47 तक। बेबेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों की शिमला में बैठक की। बैठक का कोई परिणाम नहीं निकल पाया ठीक से। बंबई में नौसेना ने विद्रोह किया। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन इसी समय होता है 46 में। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा 16 मई 1946। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946। ये प्रश्न कैबिनेट मिशन से जुड़ा हुआ इस बार पीछे से पूछा गया था। फिर लॉर्ड बेबेल आते हैं 43 से 47 के बीच में। नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है सितंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा 20 फरवरी 1947 की जाती है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, अंतिम जो है अंग्रेज वायसराय थे ये। बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन 3 जून। योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा 3 जून। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत और बाद में अधिनियम बन गया 18 जुलाई को। भारत स्वतंत्र हुआ, 2 डोमिनियन स्टेट बन गए। और 2 डोमिनियन स्टेट बने कौन? पाकिस्तान एंड इंडिया, 2 डोमिनियन स्टेट बने। आप भारत का जब 1947 का आप एक्ट देखोगे तो पहली लाइन ही है, पहली लाइन डोमिनियन स्टेट की बात होती है। डोमिनियन स्टेट अंग्रेजों ने बनाए। इस तरह से हमारी यात्रा समाप्त होती है। भारत की दास्ता से हमने अपनी शुरुआत की थी और भारत की आज़ादी पर अपनी क्लास को ख़त्म किया है। आप भी अपनी आज़ादी एंजॉय करें और आज़ादी को एंजॉय करने के साथ साथ स्वनियंत्रित, स्व अनुशासित होने का भी प्रयास करें। विवेकानंद जी कहते थे, स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता नहीं है जो स्वच्छंदता को पैदा करे। स्वतंत्रता आत्म अनुशासित होना है। और आज चूंकि आरओ का एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है तो स्व अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम सब्सक्राइब करना होगा, ज्वाइन करना होगा। आप वहाँ पे जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मोहित जी की क्लास करंट अफेयर्स जून में मोहित जी की जो क्लास है उसमें उसका रेट 25 रुपये है। सारा पीडीएफ आपको मिलता है और 7:30 बजे उनकी क्लासेज होती है। और इसी के साथ साथ आप जो है हमारी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। विदा लेते हैं, नमस्कार।